लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। लिबर्टी कॉर्नर में आज मेहमान शख्सियत है राजा बेदार बख्त साहब। खुदावंद के ममसू हैं, खुदावंद में हैं और खुदावंद के जलाल के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किए हुए हैं। तो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए आपके सामने आज के जो मेरी गेस्ट शख्सियत है, मेहमान शख्सियत है राजा बेदार बख्त साहब, मैं ज्यादा हायल नहीं होना चाहता, तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और पंजाबी जिया आखने और उनका स्वागत है। तो जनाब राजा साहब आपको वेलकम है, एक बार फिर आपको सलाम है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। जी राजा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। मेरी तरफ से राजा बेदार बख्त की तरफ से जो मारवाड़ी कम्युनिटी से है, आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम। जी तो राजा साहब जी सर आप बताएं। तो राजा साहब मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं, तो ताकि तमाम मेरे जो खुदावंद का शुक्र है कि जो लाखों में देखने वाले लोग हैं उन तक आपकी आवाज, आपकी सच्चाई और ये भी आज बताएं कि आप यहाँ आज मेरे साथ क्यों हम इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर तो अपना सबसे पहले लेकिन अपना हमें इंट्रोडक्शन कराएं, अपना तारुफ कराएं। जी राजा साहब। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरा नाम राजा बेदार बख्त है और मैं मारवाड़ी कम्युनिटी यानी सिंधी कबीले से हूँ जी। और मेरा बेसिकली इलाका जो है वो खक्खर है जी। तो खक्खर से मैं बिलोंग करता हूँ और खक्खर से मैंने जो है वो अपनी तालीम की और खक्खर से जो है ना खुदावंद के कलाम पर ईमान लाके, यीशु पे ईमान लाके मैंने अपने बपतिस्मा लिया। आमीन आमीन। और वहाँ से मेरी जो है मैं वहाँ से पढ़ने के लिए हैदराबाद चंडो जाम यूनिवर्सिटी चला गया जी। और उसके बाद जो है मैं हॉस्टल में आया और हॉस्टल में एज ए टीचर एक चिल्ड्रेन वेलफेयर सेंटर जी ये लतीफाबाद नंबर 2 में था जी। हाँ जो है मैंने खिदमत का काम शुरू किया जी। तो बच्चे भी हमारी कम्युनिटी से थे, मारवाड़ी कम्युनिटी से थे, कोली कम्युनिटी से थे और बागड़ी कम्युनिटी से थे जी। उसके दरमियान मैं खिदमत करता रहा एज ए टीचर। दिन को मैं अपनी तालीम जारी रखता था चंडो जाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और शाम को जाके मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता जी। और खुदा ने मुझे 84 में बोर्डिंग मास्टर बनाया जी। उसने अपनी तरफ और मैं बोर्डिंग में एज ए बोर्डिंग मास्टर खिदमत करने लगा। जी थैंक यू। इस वक्त हमारे जो है भाई नथानियल जूजर जी जी और सिस्टर जूजर वो हमारे मशीनरी थे जी और उनकी सरपरस्ती में हमने ये सारे काम वहाँ पर अंजाम दिए और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने ऐसे हमें मशीनरी दिए कि हॉस्टल दिन ब दिन तरक्की करता रहा जी और बच्चे तालीम हासिल करते रहे। ये हॉस्टल कहाँ है राजा साहब? राजा साहब ये हॉस्टल कहाँ है? जी ये हॉस्टल कहाँ वाक़या है पाकिस्तान में? सिंध के कौन से एरिया में है? ये हॉस्टल सर पहले हैदराबाद लतीफाबाद में था जी और उसके बाद हमने अपनी जमीन खरीदी सुल्तानाबाद नंबर 2 में जी। एक जमीन लेके तो हमने हॉस्टल शुरू किया जी और खुदा ने वहाँ 12.5 एकड़ जमीन दी जी और वहाँ हमारी कम्युनिटी के लिए हॉस्टल बनाया गया 25 लड़के और 25 लड़कियों के लिए।
राजा साहब माफी चाहता हूँ, ये जमीन किसने खरीदी थी? या नथानियल साहब ने खरीदी थी, कोई मिशनरी थे, कौन थे जिन्होंने खरीदी थी? राजा साहब आप चूंकि फाउंडर है, वहां के मेंबर हैं, आपने सारा किया है। ये सर नथानियल जोसेफ साहब की कावशों से ये मिली जी और वही मिशनरी थे और वही खुदा के मंसूब थे जी, और वही खुदा ने इस काम के लिए चुना। और आमीन। हमारे कौम के लिए तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं जी कि उन लोग जो काम कोई मिशन नहीं कर सकी थी, जी जी वो उसके हाथों से खुदा ने हमें दिया। जी तो जब ये 86 की बात है, उस वक्त ये हॉस्टल 88 में तैयार हो गया जी और वहाँ जो है हमारी तालीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छे तरीके से जा रही थी और खुदा का काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था जी और वहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। जी जी तो जिस तरह हम वहाँ हॉस्टल में गए तो साथ में आप जानते हैं कि जहाँ खुदा का काम होता है जी जी वहाँ इब्लीस भी काम करता है। जी जी वहाँ हमारे दरमियान में कड़वे बीज में फेंके गए। जी वहाँ 2 खानदान हमारे पास भारी आए, जी बरकत, और वो हमारा एग्रीकल्चर का काम करते थे और मैं हॉस्टल में बच्चों का बोर्डिंग मास्टर था। तो खुदा ने हमें 10 साल जो है वो भाई नथानियल जोसेफ की सरपरस्ती में जो है उस वक्त के बच्चे भी और हमारे कौम की बच्चियां भी जी अच्छी तालीम हासिल की, जी रूहानी तौर भी और जिस्मानी तौर भी। जी और खुदा का शुक्र है कि वो आज भी हमारे लिए गवाही का सबब। और इसके दौरान वहाँ आप ये पीरियड जो है 94 तक किसी से भी वहाँ पर पता करा सकते हैं और भाई नथानियल का वक्त कैसे वहाँ खिदमत में गुजरा। जी और उसके हमें हालात ऐसे बना दिए गए। भाई नथानियल जोसेफ नॉर्वे वो चला गया बशाम की तरफ जी जी और पीछे दूसरे लोग आ गए। दूसरे से मतलब है कि सिस्टर एथर थी जी जो नॉर्वे से थी, तो उसको जो है इन लोगों ने बोर्ड हजरात ने जो है उसके लिए मुश्किलातें पैदा की जी और हमारे उनका रवैया ठीक नहीं रहा। जी तो जब हमने सोचा कि जब रवैया इनका हमारे साथ ठीक नहीं है, हम खुश नहीं है, तो बेहतर है कि हम चले जाएं। जी फिर मैंने खुद अपने आप से रिजाइन दिया जी और उसके बाद ना हमारा उनके साथ कोई रास्ता रहा, ना मेरा उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट रहा। इसलिए नहीं रहा कि उन्होंने जो है, तो इस दौरान जो है हमारा जो है वो उनके साथ यानी उस वक्त जो बोर्ड के हजरात थे जी उनके साथ जो वो हमें निकलते थे, जी तो हम बगैर के सोचते थे कि हम निकल जाएं इसी तरीके से जी लेके चले गए। बाद में कई सालों के बाद जी हमें पता चला, क्योंकि हमारी बच्चियां वहाँ पढ़ती थी जी और हमारे कम्युनिटी के यानी मारवाड़ी कम्युनिटी, कोली कम्युनिटी और बागड़ी कम्युनिटी और कुछ बच्चे पंजाबियों से भी थे। जी उससे हमें सन 2012 में जो है जी वो एक उससे हमें इत्तला मिली कि आपके हॉस्टल से जो है वो गलत काम हो रहा है। अच्छा वो फिर बाद में हमें दोस्तों ने वो अखबारें भी भेजी जी जिस अखबार में इनके खिलाफ आया था जी कि जो है ये मकरूह धंधा होता है अच्छा और यहाँ पे जो है
ओहो, माय गुडनेस। सन 2012 में जी उस बाद हमने वहां कोई मुदाखलत नहीं की जी और 14 जो है वो भाई नथानियल साहब जो है वो है यहाँ आ गए मिलने के लिए। जी तो वहाँ हमारे दो हारी थे, जी बरकत और बशीर। जी उनमें से बशीर की जो है वो बशीर फौत हो गया। जी हमने हैदराबाद जाना था लोगों से मिलने के लिए, भाई नथानियल और हमने जी कहा कि हम बशीर के लिए भी अफसोस करके आए। जी जब हम बशीर के घर अफसोस के लिए गए तो बरकत ने हमें ये सारी स्टोरी सुनाई। जी उससे पहले भी वो फोन करके हमें बताता था जी ये सारे हालात कि यहाँ तो आपके जाने के बाद ये सारी गड़बड़ हो गई। जी लेकिन भाई नथानियल और हम वहाँ मौके पर गए तो ये उन्होंने कहा कि आपसे जो है हमारे स्टाफ के चंद लोग भी मिलना चाहते हैं और वो बच्चियां भी मिलना चाहती हैं जी जिससे ये वो आपको कुछ बताना चाहती है। जी तो हमने कहा कि उनको बुलाएं, हम उनसे बात कर सकते हैं। जी फिर उनकी आया जो शीरी फ्रांस के बाद जो बच्चों को लड़कियों को संभालती थी जी जी उसका नाम देवो है। जी उस देवो को जब बुलाया, देवो भी आ गई और किरण भी आ गई। जी और किरण जब अपनी स्टोरी बताई जी तो हमने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते इस मामले जी में क्योंकि हमें इंतजामिया नहीं है। तो आप इंतजामिया को क्यों नहीं बताती बोर्ड के मेंबरान को? जी तो उन्होंने कहा कि मेंबरान जो है वो हमारी सुनते नहीं है। कई दफा यहाँ के माहौल का हमारे इंतजामिया को पता है जी लेकिन वो शीरी फराज और उबैद फराज की वजह से वो खामोश है। जी वो हमें कोई जवाब नहीं दे। जी तो हमने कहा कि तो हम किस तरह आपकी आवाज पहुंचाएं? जी तो आप बयान अपना दे सकती हैं कि हम जो है इंतजामिया तक पहुंचाएं। जी तो उन्होंने कहा हम दे सकती हैं, जी हम अपनी फरियाद सुना सकती हैं, जी जी आप हमारे तक पहुंचाएं। जी हमने उनकी रजामंदी से वो इंटरव्यू लिया जी और फिर जिस लड़की का नाम लिया फिर हमने पूनम का लिया। फिर हमने जिसकी तरफ खुले जाते थे उन सबको बुला के हमने उनके साथ ये बातें की। जी उन्होंने हमारे लिए पहुंचा दो। जी जब ये सारी बातें हुई तो हमारी दो चर्च है वहाँ हैदराबाद में। जी एक का पास्टर जो है पास्टर सोनलाल साहब हैं जो हमारे इंतजामिया में चेयरमैन भी हैं जी जी बोर्ड के, हैदराबाद बोर्ड। और एक चर्च है फुलेली पार जिसमें रियासत मसीह साहब पास्टर। जी उसने जब ये सुना कि ये बातें वहाँ अफसर से बच्चियों ने की है जी उन्होंने कहा कि तो हमें 84 से हम कंप्लेन कर रहे हैं जी लेकिन लियाकत कैसर साहब वाले और बोर्ड के जो मातहत लोग हैं जो उस वक्त बोर्ड में इंतजामिया है वो कोई खातिर का जवाब नहीं दे रहे। जी तो आप जो है मेहरबानी करके हमारे चर्च में आए और हम कलिसिया वालों को भी बुला लेते हैं तो हम भी दरखास्त देते हैं और आप भी दरखास्त दें ताकि शीरी फराज और उबैद फराज को इन दोनों को एक अफसर से निकाला जाए। इसलिए इनकी वजह से दो शख्स की अशखास की वजह से हमारी दो चर्च बदनाम हो रही है और हमारा हॉस्टल बदनाम हो रहा है। तो ये तो आपने अच्छा कदम उठाया है तो हम आपके साथ हैं। जी
हमने कहा ठीक है जी, आप अगर सच्चाई के साथ हैं तो हम आपको वेलकम कहते हैं। जी जी उन्होंने भी पूरी कलीसिया ने चर्च में बैठ के हमें ये वीडियो दिया जी और चर्च में बैठ के उन्होंने ये गवाही दी और साथ में उन्होंने कहा कि हम इंतजामिया को दरखास्त लिखते हैं कि लिहाजा इन दो अशखास को निकाला जाए। जी उन्होंने वो हमें हमारे साथ मीटिंग करने के बाद हैदराबाद बोर्ड में जो है कलेसिया ने जो है वो अपनी एक एप्लीकेशन बनाई जी और वो लाहौर बोर्ड को उन्होंने भेज दी। जी FGA के बोर्ड को भेज दी लाहौर में भेज दी। FGA बोर्ड को लाहौर में उन्होंने अपनी ये सारी जो गुजारिशात थी वो लिख के भेजी में ये शख्स इसने इधर गलत काम किया, सादाबाद में ये काम किया, तो ऐसे शख्स को फिर आपने गलत होने के बावजूद भी आपने ला के साथ इसमें रखा सुल्तानाबाद में, तो लिहाजा अब भी कंप्लेन है तो मेहरबानी करके इसको निकालें। जी इतनी देर में हम जो है हैदराबाद से वापस हुए तो हमने वो उनकी सारी रिक्वेस्ट जो है वो लेके हम वापस आ गए। तो भाई ने नॉर्वे जाना, जी वो नॉर्वे चले गए और मेरे सुपुर्द ये काम किया कि ये जॉर्ज विलियम साहब जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं जी जी और लाहौर बोर्ड के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जॉर्ज विलियम साहब को ये क्लिक दे दें कि ये जाके उनको दिखाएं और उनके पास बच्चियों के पास भी जाएं और उन चर्च वालों के पास भी जाएं, उन लोगों को मुतमिन करें। जी से भी आपको होता है जाके ये आप भी गए लेकिन हम लेकर आए तो आप जो है मेहरबानी करके उनकी दाद रसी करें। जी मैं और मेरा एक दोस्त है तारिक मसीह साहब, वो हम दोनों जॉर्ज विलियम साहब के घर गए क्योंकि वो हमारे इधर नजदीक में इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो जॉर्ज विलियम साहब जो है उसकी रहायश पिंडी में है। जी तो हमने जाकर उनको ये सारी जो है सिचुएशन थी हॉस्टल की वो भी बताई और वो क्लिप भी दिए कि ये जाके उनको दिखाएं और उनके साथ बच्चियों के साथ जो ज्यादती हुई है उनका कोई इजाला करें। जी तो बजाय जॉर्ज विलियम साहब वालों ने और लियाकत कैसर साहब वालों ने बजाय उनके साथ मिलने के उन्होंने जो है पटिशन डाल दी। अच्छा उन्होंने पहल, हालांकि विक्टिम हमारे बंदे थे, विक्टिम हम थे, ज्यादती हमारे साथ थी, तो पटिशन हमने डालनी थी लेकिन हम इस मुंह में नहीं थे। हम खुदा के लोग हैं, हमें क्या जरूरत है इंसान, हमारा कोई काम नहीं है। जी जी तो हमने तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2-4 दिन के बाद हमें वहां से नोटिस आ गया जी टंडवाला या अदालत से नोटिस आ गया कि आपके खिलाफ शीरी फराज ने और उबैद फराज ने जो है वो पटिशन डाल दी। हम वहां गए, हमने सामना करना था, हमने पेश होना था। जी जी हम जाकर जब पेश हुए तो इन्होंने जो है फिर और पटिशन डाल दी। अच्छा और पटिशन डाल दी और उसमें ये मौक़िफ़ दिखाया कि हम जो है वो कराची से आ रहे थे और हम पर इन्होंने हमला किया। ओह माय, उसमें भी और 3-4 और नाम हमारे दे दिए दहशतगर्दी। हमने उस पटिशन का भी पेश किया। फिर इन्होंने क्या किया कि शीरी फराज ने अपने कपड़े फाड़े, अपने फाड़ के थाने में चली गई और वहां आके उसने दिखाया कि मेरे साथ राजा ने और बरकत ने और मुअन ने ज्यादती की, झूठी कटा दी। ये शरीफ राज, ये जो शरीफ राज है उसने कहा नहीं, उसने किया। अच्छा उसने किया।
उसने किया, उसने अपने कपड़े फाड़ के और थाने पे जाके और उसने उनको खिलाफ पर्चा दर्ज करवा के, उस वक्त हमारी पेशी थी, वो कोर्ट में भी आ गई। अच्छा, तो ऐसे ऐसे ड्रामे किए इन्होंने कि आप तस्वर भी नहीं करते। एक प्रोफेशनल जो पार्टी है वो नहीं करते जी, तो इसने जो है वो ये सारा, जब हम अदालत से आ रहे थे तो रास्ते में क्या नाम, बरकत जो है वो पकड़ा गया। जी, बरकत को इन्होंने उठा लिया। बरकत को जो सुल्तानाबाद के थाने में जाकर इन्होंने रखा। उसका खानदान इनके हक से बेजा में रहा, और क्योंकि वो हॉस्पिटल रहते थे इसलिए उन पर प्रेशर बढ़ गया और उनको हक से बेजा में रखा। उनका जो बाप था वो थाने में चला गया, उसको उधर टॉर्चर किया गया, और वो थाने की मार से वो आज भी माजूरी की जिंदगी गुजार रहा है। आज भी वो चारपाई पे पड़ा हुआ है। और बाद में इन्होंने उससे जो है ना सामान करके और उसमें प्रेशर डाल के उसको अपने तरफ करके और ले गए बोर्ड, इस्लामाबाद बोर्ड, और सॉरी लाहौर बोर्ड ले गए, और वहां जाकर उसने स्टेटमेंट चेंज करवा दी। बात ये है कि किसी के भी ऊपर, किसी के साथ भी अकेला मैं मिल जाऊं तो क्या से इस तरह के सलूक करके वो स्टेटमेंट चेंज नहीं करवा सकते? करवा सकते। तो इसी तरह से बरकत के साथ हुआ, इसी तरह से राजे के साथ हुआ, उनके साथ भी जो है ना इसी तरह पुलिस पीछे लगा के और उनको हिरासमेंट करके, क्योंकि गरीब लोग हैं हमारे, लोग इसको फेस करने के काबिल नहीं है। सही, ये सच है, ये सच है, बहुत बड़ा सच है जी। लोगों के पास पैसा नहीं है और इनके पास बहुत है, इन्होंने सारे फंड खाए। हमारे हॉस्टल 20 साल की जमीन की कमाई खाई। सही है, तो इनके पास पैसा था और इनको सपोर्ट भी थी, लेकिन हमारे हारी कान मजदूर उनका कौन सुनता जी। उनको उन्होंने सुनाने के लिए अपनी इंतजामिया को लिखा, अपनी इंतजामिया को दरखास्त की, वही दुश्मन बन गए। जी जी। और हमारी इसके दरमियान में हमने सिविल सोसाइटी का सहारा लिया कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, चंद दिन हमारे साथ चल के वो भी कंप्रोमाइज हो गए। जी। मीडिया चला हमारे साथ, उन्होंने कुछ देर हमारा साथ दिया, कंप्रोमाइज हो के वो भी रास्ता तब्दील कर गए, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। जी जी। उसके बाद जब इन्होंने ये चेंज किया, हम ये बताएं, हमारा 2014 में हमने ये काम शुरू किया। इन्होंने पहली पटिशन 2014 में हम पर डाली, उसके बाद 22 इन्होंने पटिशनें डाली हमारे ऊपर। और इनको बताएं, इनसे पूछे कोई सवाल करे कि हमने किसी पे पटिशन नहीं डाली, क्योंकि हमारा काम मसीही काम है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम कोई इनकी ड्रामेबाज नहीं है, हम खुदा के लोग हैं। मैंने 94 में पटिशन डाली थी और वो खुदा के हजूर डाली थी कि ये हमारे लोग, ये जो FGA की इंतजामिया है, इसने जो है हमारी मारवाड़ी कौम के बच्चों को तहस-नहस कर दिया। मैं किसके हाथ पे खून तलाश करूं? हमारे 20 साल के जो बच्चे जो है तालीम से महरूम हुए, 20 साल में हमारे 50 बच्चा एक साल में निकलता है, 50 बच्चे जो है 25 बच्चे ये एक साल में निकलते हैं सर। और मैं पूछना चाहता हूँ 2014 से 2014 से इन्होंने हमारे ऊपर केस करना शुरू कर दिया जी। और उसके बाद हम इसी मुसलसल अताब में मुब्तला हैं जी। उसके बाद मेरे ऊपर किसी मुसलमान को गुलाम कादिर दल को कहलवा के, जो इनका सपोर्टर है, समझे ना,
उसको कहलवा के मुझ पे ट्रांसफार्मर चोरी का केस डाल दिया। ओहो, चोरी का केस डाल दिया। 25 पेशियां मैंने इस्लामाबाद से जाके भुगत दिया। मेरा घर बिक गया। मैं अभी किराए के घर में रहता हूँ। जी, ये मैं जुल्म किसको बताऊं और किसको मैं दरखास्त करूं, क्योंकि इतने सालों में हमारा इंसाफ नहीं हुआ। इतने सालों में हर चीज कंप्रोमाइज हो जाती है। तो आपने लड़कियों में लियाकत कैसर को बताया आपने, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है, और फिर चेयरमैन जो है वो सदीक मसीह साबर है, क्या आपने उनके नोटिस में लाया बात ये जो आपके साथ जुल्म हुआ है? सर, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसमें सॉरी, ये मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारा जो हैदराबाद का चर्च है, जी जी, सोनलाल साहब हमारे पास्टर हैं, उन्होंने जब दरखास्त दी इसको क्या नाम है लियाकत कैसर साहब वालों को कि यहाँ जो है ना ये मामला आप संभालें, उसी की दरखास्त को लेकर और टंडो LIR थाने में जो भी मेंबर उस वक्त हमारे उस प्रोग्राम में शामिल थे और दरखास्त पर जिन जिन के साइन थे उनके खिलाफ पटिशन डाल दी। उसमें 22 लोग चर्च के अभी भी हाजिरियां पेशियां भुगत रहे, जिसमें 60 बरस की जो रिटायर हो गई है हमारी माए बहनें, वो पेशियों पे जा रही हैं। सोनलाल बुजुर्ग है, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता, समझे ना, वो भी पेशियां भुगत रहा है। ये लियाकत कैसर को दरखास्त देने का नतीजा है, उनको रिक्वेस्ट करने का नतीजा है। तो किसको कहें? और 4 साल 5 साल बच्चियों का केस चलता रहा, कोई फैसला नहीं आया। और जब उनके साथ लड़कियों के साथ कंप्रोमाइज किया इन्होंने, और वो यतीम है, लावारिस हैं, अभी उन्होंने कराची में एक फ्लैट लिया है, उनको पैसे किसने दिए? इंक्वायरी करवाए, किसने उनको पैसे दिए? उन्होंने केस डाला था कि मेरे साथ, किरण ने केस डाला, किरण ने पटिशन डाली कि मेरे साथ उबैद फराज ने ज्यादती की है और उस पर उबैद फराज को सजा होने वाली थी। ठीक है। और बाद में उस लड़कियों के साथ इन्होंने धमकियां दे के, पैसे दे के, लालच दे के उनके साथ अपने साथ मिला के तो फैसला अपने हक में करवा दिया। किससे इंसाफ मांगे? किससे इंसाफ मांगे? को किसी ने नहीं पूछा कि इस लड़की ने अगर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, आपने क्यों उसके साथ सुलह किया? अगर आप जो राइट थे तो आपने उस लड़की के साथ सुलह नहीं करना था। जी जी, इसका मतलब है कि आपने ज्यादती की और आपने उनसे माफी मांगी और आपने उसके साथ सुलह किया। तो अपने काले करतूत लेके अगर कोई आपको बताता है कि ये बंदा जो है गलत है, तो इंतजामिया उसका सपोर्टर बन जाता है, क्योंकि उबैद फराज उनके काम का बंदा है। जो काम उबैद फराज से वो काम लेते हैं, उबैद फराज से उन्होंने ऐसे ऐसे काम लिए हैं जो आप इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं जी। और हमें दुख ये है, हमें तकलीफ ये है कि हमारा हॉस्टल जो है, जिसको इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, और लियाकत कैसर से मैं सवाल कर रहा हूं, 13 में हमारी हॉस्टल की 24 एकड़ जमीन बेच के तेरा पेट नहीं भरा, और बाद में हमारे बच्चों की 20 साल जो है ना 20 साल उनकी जो है ना जिंदगियां जाया कर दी, हमारे हॉस्टल का तालीम जाया कर दी, तेरा जी नहीं भरा? ये 20 एकड़ राजा साहब, 20 एकड़ जमीन थी ये वहां पे। 24 एकड़ पहले ये बेच चुके हैं। हमारी टोटल जमीन 36.5 एकड़ थी। ये जो हमारी हॉस्टल की जमीन 36 एकड़ जो है, ये हमारी हॉस्टल की जमीन थी। 24 एकड़ ये पहले बेच चुके हैं।
उसके पैसे ये खा गए, ना हमारे हॉस्टल पे लगा, ना हमारे बच्चों पे लगा, ना हमारी कम्युनिटी पे लगा। और अब जो है, अब की पोजीशन ये है कि उन्होंने हम पर केस करवा के, हमें जो है वो चुप करवा के, उन्होंने ये बकाया जमीन भी बेच दी। सुना है कि बकाया जमीन भी बेच दी, और इनके नाम भी नहीं है, और जाली कागज बना के बेच दी। कौन पूछे, किससे हिसाब मांगे, किसको कहें? हमारी दरखास्त, हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो है हमारी कौम की, हमारे 4 कबीलों की जो भी पटिशन है वो पहले से डली हुई है खुदावंद यीशु मसीह के पास। आमीन, आमीन। जो भी इनमें शमूलियत है, जिसकी भी है, उससे खुदा गिन गिन के हिसाब लेगा। ये हमारा ईमान है। आमीन, आमीन। मैं भी आपके साथ हूँ इस सिलसिले में, क्योंकि बहुत जुल्म हुआ है बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहुत बड़ों के साथ, और ये खुदा के नाम पे खरीदी की जमीन इन शख्सों ने बेची है, लियाकत कैसर ने और बेग फराज ने और पूरी इसकी टीम ने। तो ये तो खुदा को इनको साथ देना पड़ेगा। यहाँ तो शायद ये भूल गए हैं, जमीन के खुदा बने हुए हैं, लेकिन खुदा इनको माफ नहीं करेगा। मेरा ये मानना है, ये मेरा ईमान है। एज ए मसीह फेथ के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। आपके साथ जी बोलिए। अदालतों में फैसले लटका के अपने हक में तो करा गए जी, समझे ना। लोगों को भी धमकियां दे के सुलह कराने की कुछ ने की है। अभी हमारा जो हैदराबाद वाला चर्च है वो अभी तक पेशियां भुगत रहा है, वो अभी तक सच्चाई पे कायम है। आमीन। और पादरी रियासत बिक गया, इंटरव्यू दे के भी बिक गया। उसको मिले पैसे, फ्रिज ला के घर में रखा और खा पी के डकार मार के कहने लगा कि वो एफजीए वाले ठीक है। लेकिन वाहिद एक शख्स है सोहनलाल साहब जो आज भी डटा हुआ है। उनको एफजीए वालों ने कहा कि आप माफीनामा लिख के दें तो हम आपके केसों से नाम निकलवाते हैं। उसने कहा कि मैं केस भुगत लूंगा लेकिन खुदा की सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। आमीन, आमीन। तो कहने का मकसद है कि इनके खिलाफ बात करने वाला जेलों में चला जाता है, या जिंदगी से चला जाता है, या जो है ना उसके मुंह बंद करवा दिए जाते हैं। तो कौन बोले? और आगे कोई सुनने वाला ना हो, पुलिस कंप्रोमाइज हो और अदालतें भी जो है खामोश हो, तो फिर बंदा जाए तो जाए किधर? हमारे जैसे गरीब तो फिर खुदा के पास ही जाएंगे ना, और किसको दरखास्त करेंगे? तो मैं ये सारे मामलात में हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसका इजाला कौन करेगा? 20 साल जो है 94 से लेके आज तक ये 27 साल तकरीबन बनते हैं जी। ये 27 साल जो है आज हमारे 1300 बच्चे जो है वो पढ़ चुके होते और अच्छे खानदान बन चुके होते। इन्होंने हमारी नस्लें तबाह कर दी। इनके खुदा इनके बच्चों को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ये भले इंग्लैंड में रहें, ये कनाडा में रहें, ये जिधर भी रहें, खुदा हॉलैंड में भी रहें, जिधर स्वीडन में रहें, नॉर्वे में रहें, खुदा इनको नहीं छोड़ेगा। जिधर भी रहें खुदा इनका पीछा करेगा। अगर हमारे बच्चों की तालीम इन्होंने छीनी है तो आप बाद ये भी नहीं रहेंगे। चलिए, तो हम यही चाहते हैं। हम भाई नथानियल जुज़त से भी खफा हैं जी। वो इसलिए खफा हैं कि वो खुदा का खादिम है जी। और वो जो है उसकी वजह से ये हॉस्टल बना, उसी ने ये हॉस्टल बनाया, उसी ने इन 3-4 कम्युनिटियों को कायल किया, उसी ने ये सारा कारवां बनाया। तो आज वो सिस्टर लैला जो है वो हमारी माँ है। मारवाड़ी कम्युनिटी की माँ है, वो बागड़ी कम्युनिटी की माँ है, वो कोली कम्युनिटी की माँ है। तो वो कैसी माँ है जो ऐसे हालात में छोड़ के चले गए?
ये तो ज्यादती वाकई राजा साहब, ये तो और बड़ी ज्यादती। क्यों नहीं आते हमारे पास? हम सारे उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। उधर आ जाए, अगर ये लोग सिंध में दाखिल हो जाए तो हमारी कब्र पे लानत करना। बहुत ग्रेट राजा मैं साहब। भाई नथानियल को दरखास्त करता हूँ, मैं सिस्टर लैला को दरखास्त, अब वो चोर जो है वो हमारी जगह को संभाल रहे, हम मालिक होकर नहीं संभाल सकते। बहुत अच्छा। मैं उनके अपील करता हूँ कि वो अपने जो है ना आए वापस और इन चीजों को संभाले और इस कौम को संभाले, हमारे बच्चों को संभाले। हम हमारी नजरें, हमारी आस, हमारी उम्मीद चारों ही कम्युनिटी की जो है वो भाई नथानियल जुज़फ के ऊपर है। मेरे 100 अख्तलाफ सही, लेकिन वो खुदा का बंदा है। आमीन आमीन आमीन। और उसके बगैर इस इदारे को और इस हॉस्टल को और इस सारे प्रोग्राम को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए कि वो बाप है, वो माँ है, उसको इस इदारे का जितना दर्द होगा किसी को भी नहीं होगा। और हमने उसकी बुनियादें रखी है, हमने ईंटें अपने सर पे उठा के हमने उस दीवारें बनाई हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो वहां के मकामी लोग आपको गवाही देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ उबैद फराज को कि आप 84 से लेकर 94 तक मेरे बारे में आप वहां इंक्वायरी करा लें और तू अपनी भी इंक्वायरी करा, तो तुझे पता चलेगा कि क्या क्या किसने किया है। और आज भी उन सारे इलाके में हमारे अपने अपने मरण जीवन हमारा तलक है। तूने तो सारा हमारा मट्टी पे मिला दिया, सारी हमारी मसीहत को तबाह कर दिया। तेरी तो औलाद भी नहीं है, हमारी तो औलाद भी बदनाम होगी बाद में। उबैद की फराज औलाद नहीं है, उबैद की तो तुझे ऐसे ही रखा है, तो दूसरे के बच्चों की क्या कदर करेगा? उबैद की औलाद नहीं है, उबैद फराज की, शीरीन बाई की। और खुदा को इसके मंसूबों का पहले पता था। इसको औलाद होने ही नहीं दी। इसने ले पालक एक बेटा पाला। अगर आप उसका इंटरव्यू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस ले पालक बेटे की बहू के साथ क्या किया इस शख्स ने। और ये लियाकत के सामने फैसले हुए हैं। तो ये लोग कंप्रोमाइज लोग हैं, ये काने लोग हैं, एक दूसरे को ऐब छुपाने वाले हैं। बात सिर्फ दो थी। एक बात ये थी कि ये दो बंदे करप्ट थे, ये बंदे दो बदचलन थे, और ये 84 में भी पता था, सादकाबाद में भी पता था, तो इनको रखना नहीं था। अगर रख भी लिया तो जब कंप्लेन आई तो निकालना था। और कंप्लेन हमने नहीं की, कंप्लेन 2012 में अखबारों में आई। और इस किरण के दो बहन भाई छोटों को इन्होंने अपनी औलाद शो किया, और शो करके एक अंग्रेज को देना चाहते थे, छोटे बच्चे। और अदालत में 2012 में फैसला एक जज ने किया, लगारी साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप इतनी मासूम बच्चों को अंग्रेज के हवाले क्यों कर रहे हैं? उसने कैंसिल कर दिया, उसने फैसला कैंसिल कर दिया, बच्चों को जाने नहीं दिया। ये 2012 की बात थी, हम तो 14 में गए। तो ये इनके करतूत पहले खराब थे। हमने तो सिर्फ इंतजामिया को वो सारी चीजें दे के हम गुनाहगार हो गए। और हमारे पीछे इन्होंने पटिशन पे पटिशन, अभी हर जाने की पटिशन। नुकसान हमारा हुआ, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हुई, और हर जाने की जो पटिशन है वो भी हमारे ऊपर, चर्च के ऊपर, कि जी मैं बड़ा इज्जतदार बंदा हूं। तो इज्जतदार बंदा है तो तुझे लाइसेंस मिला है कि तू बदकारियां कर। तू इज्जतदार बंदा है तो तुझे, एफजीए का मैं सेक्रेटरी हूं, तो एफजीए ने तुझे ये लाइसेंस दिया है कि तू बदकारियां हॉस्टल में कर। किसी ने नहीं पूछा, ना इदारे ने पूछा, बल्कि इदारे ने उसको मालिक शो किया सुल्तानाबाद जमीन का। उसने एफजीए ने उनको लेटर देके अपने पेट पे जो है ना उसने जमीनें बिकवाई। बहुत आपसे तो एक एक लफ्ज जो है राजा साहब
और एक एक हकीकत है। ये तो आंखें खोलने के लिए, ये सिर्फ FGA के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। ये जो FGA की कलीसियाएं हैं, जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं, ये उनकी आंखें खोलने के लिए आपका जो सारा गुफ्तगू है, जो सारी आपने गुफ्तगू की है, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है राजा साहब, मुझे बताया। इससे बड़ी सच्चाई कौन सी पेश की जा सकती है कि जब लियाकत कैसर भी करप्ट हो, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है, और ये जो बेफराज है जिसकी आपने बताई है कि खुदा ने उसे औलाद जैसी नेमत से भी नहीं, हम तौबा करते हैं, खुदा के हाथ में ये सब कुछ, लेकिन खुदा जिसे बरकत देता है, कलाम में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि नार औलाद ऐसे है जैसे ताकतवर के हाथ में तीर। तो खुदा ने बेटियों को भी बरकत दी, बेटों को भी बरकत दी, लेकिन ये शख्स इसको क्यों महरूम रखा, और ये किधर से आ गया? ठीक, अब आ गया मसीह में आ गया, तो मसीहों जैसे इसे काम करने उसकी वही उसने, लेकिन अपनी वही जिंदगी जो है उसने कंटिन्यू रखी, तो उसे बाज आना चाहिए था इन चीजों से। और मैं आज भी उम्मीद करता हूं कि आज भी अगर वो बाज आ जाए तो चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के दरवाजे, तौबा के दरवाजे जो है उसके लिए खुले, अगर वो आज भी अपनी इस बदकारियों से, इस जनाकारियों से, इन फनाकारियों से बाज आ जाए, तो मैं राजा साहब, आपका दुख तो बहुत बड़ा है, आपके दुख की तो कहीं मैं नहीं शेयर कर सकता, मैं क्या ले सकता हूं आपका दुख, लेकिन जो आपका दुख है वो बहुत बड़ा दुख है। तो लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे, आपने ये एजाज बख्शा। राजा बेदार बख्श साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि टाइम इतना मुझे प्रोड्यूसर अलाउ नहीं कर रहा, तो लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा कि जब भी कोई मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर खुदावंद के जलाल के लिए, मसीह कलीसियाओं की बेदारी के लिए मैं आपको जरूर दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ आप फिर शेयर करें अपने जो चीजें रह गई हैं बहुत सी। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है और ये आपसे दरख्वास्त करता है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया और अपने कमेंट्स नहीं दिए तो जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।